हेलो फ्रेंड्स, यस सर शर्मा एकेडमी में आप लोगों का स्वागत है। तो हम लोग पॉलिटी का क्विक रिवीजन कर रहे थे, जिसमें आज का टॉपिक पढ़ने वाले हैं स्थानीय स्वशासन के बारे में। ठीक है, तो स्थानीय शासन को अगर देखें तो स्थानीय सरकार जो है जिला व उसके नीचे स्तर पर भी कार्य करती है। यह सरकार आम नागरिकों का सबसे निकट रहती है। कौन? स्थानीय स्वशासन। यह इस धारणा पर आधारित है कि स्थानीय ज्ञान और स्थानीय हित के लोगों के लिए आवश्यक घटक है। ठीक है, कुशल प्रशासक सुनिश्चित करने के लिए लोग स्थानीय सरकार के बेहतर संवाद स्थापित कर सकते हैं। वे निर्णय लेने के लिए हिस्सा का बनकर अपनी चिंताओं को व्यक्त कर सकते हैं और समाधान को प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, अगर इसका इतिहास को देखें स्थानीय स्वशासन का, तो प्राचीन काल में जो है ग्रामनी चलता था। वैदिक कालों में एक महत्वपूर्ण नाम ग्राम पदाधिकारी का था। ठीक है, सभा का मतलब होता है कृषि मामलों में चर्चा के लिए सभा लगाना। ठीक है, सभा। समिति जो होती है न्यायिक शक्तियों वाली सभा होती थी। वहीं मध्यकाल की अगर बात करें तो मध्यकाल में क्या होता था, केंद्रीकृत जो होता है शासन को बढ़ावा दिया गया और स्थानीय शासन में गिरावट आई। हालांकि केंद्रीय प्रशासन का अधिक प्रभाव केवल जिला स्तर तक ही रहा, ग्रामीण समुदाय की व्यवस्था का अस्तित्व बना रहा था। ठीक है, वहीं फिर ब्रिटिश काल की अगर बात करें तो 1816 के विलियम ने कुछ प्रांतों में ग्राम में पंचायतों की न्यायिक अधिकार प्रदान किया था। वहीं 1870 के मेयो के रेवोल्यूशन द्वारा स्थानीय संस्थाओं की शक्तियां और जिम्मेदारी में वृद्धि कर उसके विकास की गति दी थी। वहीं बंगाल ग्राम चौकीदार अधिनियम 1870 ने जिला मजिस्ट्रेट को सशक्त करके उन्हें किसी भी गांव में पंचायत गठित करने का अधिकार दिया था। कब? 1870 के अधिनियम में। स्थानीय स्वशासन पर रेगुलेशन आया 1882 में। ठीक है, लॉर्ड रिपन लाया था। इसका उद्देश्य था प्राचीन भारत की स्थानीय स्वशासन प्रणाली की नींव पर स्थानीय स्वशासी संस्थाओं का निर्माण करना। ठीक है, फिर आया मॉर्ले मिंटो सुधार 1909 में। इसमें कहा विकेंद्रीकरण और रॉयल कमीशन द्वारा आया था, की सिफारिश पर शामिल किया गया था। इसके कारण भारत सरकार के स्थानीय स्वशासन की संरचना में चुनाव प्रक्रिया का विस्तार हुआ था। फिर आया 1919 में मैक्टिंगू चेम्सफोर्ड सुधार ने द्वैध शासन लाया, जहां स्थानीय शासन की जिम्मेदारी मंत्रियों को दे दी गई। ठीक है, द्वैध शासन में। अगर पंचायती राज की व्यवस्था की बात करें, कैसे कैसे उसका विकास क्रम हुआ, तो 1882 ईस्वी में स्थानीय स्वशासन का रेजोल्यूशन आया। फिर 1919 में मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार आया। फिर 1938 में ऑड प्रयोग आया। फिर 1940 में आर्टिकल 40 यानी भारत का संविधान जो आया था। ठीक है, फिर 1957 में बलवंत राय मेहता की सिफारिश के आधार पर पंचायती राज प्रणाली को अपनाने वाला पहला राजस्थान बन गया था। ठीक है, नागौर में। ठीक है, नागौर जिले में हुआ था। फिर 1985 ईस्वी में जीबी के राव समिति आया। फिर 1986 में LM सिंघवी समिति आया। फिर 1992 में फाइनली 73वां और 74वां संविधान संशोधन किया गया और ग्राम पंचायत का गठन हो गया। ठीक है, अगर स्वतंत्रता के बाद पंचायती राज संस्थाओं का विकास क्रम देखें
तो प्रमुख स्रोत और समितियां की बात करें तो भारत का संविधान, जो कि आर्टिकल 40 कहता है स्थानीय सरकार राज्य सूची का एक विषय होगा। किसका? राज्य सूची का। वहीं 73वां और 74वें संविधान संशोधन द्वारा संवैधानिक दर्जा प्राप्त हो गया था। ठीक है। फिर आया बलवंत राय मेहता समिति। बलवंत राय मेहता समिति कहता है राष्ट्रीय विस्तार सेवा और सामुदायिक विकास कार्यक्रम के कामकाज की जांच करने के लिए इस समिति के लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण के लिए एक योजना की सिफारिश की। इसमें ग्राम स्तर पर प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित सदस्यों सहित एक त्रिस्तरीय प्रणाली स्थापित किए जाने की सिफारिश की गई थी। ठीक है, त्रिस्तरीय, जिसमें राजस्थान इस प्रणाली को मानने वाला पहला राज्य बना था। उससे पहले आया था अशोक मेहता समिति। अशोक से मेहता समिति का इस समिति की सिफारिश थी कि त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को द्विस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं में बदल जाना चाहिए, जिसमें जिला स्तर पर जिला परिषद और इसके नीचे के स्तर पर मंडल पंचायत हो। ठीक है। समिति ने न्याय पंचायत को सिफारिश की थी। फिर आया जीबी के राव समिति। इसमें बोला समिति के जिला कलेक्टर की विकासात्मक भूमिका जो होती है वो कम करने और PRIS को प्रमुख भूमिका देने की सिफारिश की। जिला विकास आयुक्त, ठीक है, जिला विकास आयुक्त को एक पद बनाया गया जिसकी सिफारिश की जाने लगी। ठीक है। LM सिंघवी समिति आया। फिर लोकतंत्र और विकास के लिए PIRS के पुनर्द्वारा की सिफारिश करने के लिए नियुक्त की गई। दूसरा, इसने सुझाव दिया कि PRIS को संवैधानिक दर्जा दिया जाना चाहिए। तीसरा, इस प्रकार 73वें संविधान संशोधन और 74वें संविधान संशोधन वर्ष 1992 में संसद द्वारा पारित किया गया और 20 अप्रैल 1993 को इसे स्वीकृति मिल गई। ठीक है। अगर लोकतंत्र में पंचायती राज संस्थाओं की भूमिका को अगर देखें तो राजनीतिक चेतना की पहली बात करते हैं। राजनीतिक चेतना, इसने स्थानीय स्तर पर बड़ी संख्या में लोगों को नेतृत्व बनाने के लिए प्रेरित किया। दूसरा, महिला सशक्तिकरण। महिला सशक्तिकरण में महिला उम्मीदवारों के लिए कम से कम 1/3 सीटें आरक्षित हैं। तीसरा, लोकतांत्रिक संस्थाओं और कार्यप्रणाली को मजबूत बनाना। इसमें क्या किया? लोकतांत्रिक प्रबंधन में नेतृत्व की गई नई पीढ़ी को प्राप्त अनुभव से विधायी बहस की गुणवत्ता और अन्य उच्च स्तरीय संस्थाओं के कामकाज के स्तर में वृद्धि हुई है। ठीक है। योजना और विकास। योजना और विकास में क्या हुआ? पंचायती राज संस्थाओं को योजना और विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के लिए एक डिजाइन किया गया। अध्ययनों से यह संकेत मिलता है कि योजना और विकास की इकाइयों के रूप में, चाहे वह जिला हो या निचले स्तर की इकाई, पंचायती राज संस्थाओं के इसमें महत्वपूर्ण योगदान निभाया है। ठीक है। स्थानीय मांगों की आवाज़ उठाना। पंचायती राज संस्थाओं एक और संसद और राज्य विधानमंडल को तो दूसरी ओर स्थानीय निकायों को परस्पर जोड़ने वाली कड़ी बन गई। इससे संबंधित सदस्य किसी योजना के उद्देश्य और उसके प्राथमिकताओं को विचार को आदान प्रदान करने में सक्षम बनाया है। कौन? पंचायती राज व्यवस्था। ठीक है। 73वां और 74वां संविधान संशोधन। प्रशासनिक संस्थाएं। कुछ नागरिक कार्य जैसे ग्रामीण स्वच्छ, सार्वजनिक स्वास्थ्य, स्ट्रीट लाइटिंग, पेयजल आपूर्ति, गांव की सड़कों और पुलियों का रख रखाव, प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा का प्रबंधन आदि पंचायती राज निकायों द्वारा किए जाते हैं। पदानुक्रम को तोड़ना को देखें तो पंचायती राज एक शक्तिशाली उपकरण बन गया
जहां जातिगत और स्थानीय हितों को परस्पर टकराव के संवाद देखने को मिलता है। ये आगे समझौता करके विभिन्न मुद्दों पर आम सहमति पर पहुंचते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं संवैधानिक प्रावधान की। ठीक है, 73वें संविधान संशोधन का अब डिटेल्स में बात करते हैं। अनिवार्य प्रावधान था कि ग्राम सभाओं का संगठन। ठीक है, दूसरा का था त्रिस्तरीय पंचायती राज प्रणालियों का निर्माण। तीसरा का था पंचायती प्रत्यक्ष चुनाव होना चाहिए इसके लिए, और चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम 21 वर्ष होना चाहिए। अध्यक्ष पद के लिए अप्रत्यक्ष चुनाव। SC ST के लिए, ये मतलब SC ST के लिए क्या होगा था, जनसंख्या के अनुपातों के सीटों का आरक्षण, महिलाओं के लिए आरक्षण, राज्य निर्वाचन आयोग का गठन, राज्य वित्त आयोग का गठन। ठीक है, 73वें संविधान संशोधन पर अगर स्वैच्छिक प्रावधान की बात करें तो इन निकायों में संसद और विधायकों को वोट देने का अधिकार। दूसरा, पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण का प्रावधान। तीसरा, पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय अधिकार देना। और चौथा, 11वीं अनुसूची के तहत कार्यों का हस्तांतरण करना। ठीक है, वहीं 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 को संविधान में लाए गए बदलाव को अगर देखें तो क्या हुआ था। 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के तहत भारत के संविधान में भाग 9 में जोड़ा गया। संशोधन द्वारा पंचायतों को ग्रामीण भारत के लिए स्थानीय स्वशासन की संस्थाओं का रूप में संवैधानिक दर्जा प्राप्त हो गया था। इसने संविधान में 11वीं अनुसूची में को भी जोड़ा, जिसमें पंचायतों के लिए 19 कार्यात्मक विषय शामिल हुए। ठीक है, 19 कार्यात्मक। अगर महत्वपूर्ण प्रावधान की बात करें तो 20 लाख से अधिक जनसंख्या वाले सभी राज्यों के लिए पंचायती राज की त्रिस्तरीय व्यवस्था है। कितने, तो 20 लाख से पर। और दूसरा पॉइंट का था, प्रत्येक राज्य में संबंधित राज्यों के अधिनियम के माध्यम से पंचायतों की स्थापना की गई। तीसरा, प्रत्येक 5 वर्ष में नियमित रूप से पंचायतों का चुनाव का आयोजन। चौथा, SC STों और महिलाओं के लिए सीटों का आरक्षण 1/3 से कम नहीं। ठीक है, अगला क्या था, पंचायतों में वित्तीय शक्तियों के संबंध में सिफारिश करने के लिए राज्य वित्त आयोग का गठन किया गया, नियुक्त किया गया। जिसे अब पंचायती राज संस्थाएं मतलब PRIS का प्रशासनिक ढांचा की अगर बात करें तो सभी राज्यों में अब एक समान त्रिस्तरीय पंचायती राज संरचना है, जिसके मूल में है ग्राम पंचायत। ठीक है, ग्राम पंचायत। एक ग्राम पंचायत के दायरे में एक गांव या एक गांव का समूह आता है। दूसरा, मध्य स्तर पर मंडल है, मतलब जिसे ब्लॉक या तालुका भी कहा जाता है। इन निकायों में को मंडल या तालुका पंचायतें कहा जाता है। कम जनसंख्या वाले छोटे राज्यों में मध्य स्तर के निकायों को गठित करने की आवश्यकता नहीं है। तीसरा, शीर्ष स्तर पर जिला पंचायत है, जिसके दायरे में जिला के संपूर्ण ग्रामीण क्षेत्र आते हैं। चौथा पॉइंट कहता है, संशोधन में ग्राम सभा के अनिवार्य गठन का भी प्रावधान किया गया। ग्राम सभा में पंचायत क्षेत्र में मतदाता के रूप में पंजीकृत सभी वयस्क सदस्य शामिल होते हैं। इसकी भूमिका और कार्य राज्य की विधि द्वारा तय किए जाते हैं। ठीक है, अगला कहता है, पंचायती राज संस्थाओं के लिए चुनाव कैसे होता है, चुनाव की प्रक्रिया क्या है। तो इसका बात करते हैं, पंचायती राज संस्थाओं के 3 स्तर के प्रतिनिधि, अध्यक्ष नहीं प्रतिनिधि होते हैं, सीधे जनता द्वारा चुने जाते हैं। ठीक है, सीधे जनता द्वारा चुने जाते हैं। दूसरा, प्रत्येक पंचायत निकायों का कार्यकाल 5 वर्ष होता है। ठीक है,
यदि राज्य सरकार पंचायत को उसके 5 साल के कार्यकाल की समाप्ति से पहले भी भंग कर सकती है तो नए चुनाव की 6 महीने के भीतर आयोजित होगी। ठीक है। चौथा, पंचायत की अवधि समाप्त होने से पहले ही पंचायत के विघटन पर गठित नई समिति केवल उस शेष अवधि के लिए ही कार्य करेगी जिस समय तक वो विघटित पंचायत कार्यकाल में होता है। उम्मीदवार के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 21 वर्ष। ठीक है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज हम लोग यहीं पर रहने देते हैं। नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे पंचायती राज संस्थाओं के वित्तीय शक्तियाँ क्या है। ठीक है। और आगे बात करेंगे राज्य निर्वाचन आयोग के बारे में, राज्य वित्त आयोग के बारे में पूरे डिटेल से। ठीक है। तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें कि